हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे एविडेंस एक्ट के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस। अब जो एविडेंस एक्ट है उसके अंदर टोटल 167 सेक्शंस हैं। अब ये इतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा सीपीसी या सीआरपीसी है, लेकिन फिर भी 167 सेक्शंस जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। सभी सेक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जो हमसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाएं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं। तो कौन से सेक्शंस को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है और कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जिसको हम थोड़ी कम डिटेल में भी पढ़ेंगे तो चलेंगे, और कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जिनको हम मतलब बिल्कुल ही कम पढ़ेंगे, ज़्यादा रिवाइज वगैरह नहीं करेंगे तब भी वो चलेंगे। तो अब देखिए, एविडेंस एक्ट के ऊपर जब हम आए जिसके अंदर 167 सेक्शंस दिए गए हैं, सबसे पहले सेक्शन 1 के अंदर दिया गया है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। अब ये जो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट है, इसको अगर आप एक बार रीड कर लेते हैं कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक एक्सटेंड है, तो उतना काफ़ी रहेगा। उसके बाद सेक्शन 2 रिपील्ड है। सेक्शन 3 के ऊपर आते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में बात करता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो है, इसके अंदर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत डिटेल में पता होने चाहिए और अच्छे से आने चाहिए। अब वो सेक्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले कोर्ट की डेफिनेशन दी गई है। तो कोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फैक्ट क्या होता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फैक्ट के बारे में, कि फैक्ट का मतलब क्या होता है। ऐसे ही रेलिवेंट मतलब क्या होता है और फैक्ट इन इशू क्या होता है। तो कोर्ट, फैक्ट, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट, ये सब जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एविडेंस, एविडेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपसे कहीं तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास जोन सी भी रेफरेंस बुक है, जैसे मान लीजिए बटुकलाल है, तो उसके अंदर बहुत तरीके से बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस होती है, कौन कौन सी चीज़ें एविडेंस नहीं होती। जैसे फुट स्टेप्स हैं, क्या वो एविडेंस होंगे या नहीं होंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी जो भी रेफरेंस बुक है उसके अंदर मिल जाएंगी। तो इस सेक्शन को, मतलब ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज की जो क्लॉज है एविडेंस का, इसको बहुत अच्छे से जानिएगा कि एविडेंस का मतलब क्या होता है और एविडेंस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। उसके बाद प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड, ये तीनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा लिखने के लिए पूछेगा। छोटा सा पूछ सकता है और ज़्यादातर प्री में पूछा जाता है। उसके अलावा जो बाकी टर्म्स है, इंडिया, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर टर्म्स, तो उनको अगर आप एक बार रीड करोगे तो काफ़ी है। उसके बाद मे प्रेज्यूम, शेल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं हमारे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जो है हमारा सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। अब जब इन सेक्शंस को हम देखते हैं रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के अंदर, इसके अंदर सेक्शन 5 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 5 जो है वो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे काफ़ी रहेगा, एक बार अच्छे से आपको सेक्शन पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 को हटा दीजिए, 10 इतना नहीं है, 11 और उसके बाद 14, ये जो सेक्शन है कौन कौन से, 6, 7, 8, 9, 11, 14, ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के अंदर जो आते हैं। उसके अलावा जो सेक्शन 10 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे प्री में उससे पूछ लेगा, या अगर मेंस में भी पूछेगा तो छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेगा 3-4 मार्क्स का। ऐसे ही सेक्शन 12 जो है वो भी जो है वही प्री के हिसाब से और छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद 13 भी ऐसी है। 14 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे बहुत बारी हमें लिखना पड़ता है कि हम किस हिसाब से उसके माइंड को जान रहे हैं, उसके एक्ट से कैसे जान रहे हैं। तो सेक्शन 14 इसलिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जजमेंट राइटिंग करें। और इसके अंदर बहुत सारी इलस्ट्रेशन दी गई है, तो उस इलस्ट्रेशन में से भी आपके प्री में भी क्वेश्चन बन जाते हैं और मेन्स में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और उसमें से पूछता है क्वेश्चन। और ऐसी जैसे सेक्शन 6 था, सेक्शन 6 जैसे मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस गेस्टाई का प्रिंसिपल आता है, तो सेक्शन 6 को आपको अच्छे से जानना है, जितने केसेस हैं वो जानने हैं। सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 जिसमें टीआईपी के बारे में भी आता है, तो ये जो सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11, सेक्शन 14, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा जो 10 है और 12 और 13, 15, 16, ये ठीक है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा और थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ लीजिएगा, 3-4 मार्क्स का पूछेगा। उसके बाद एडमिशन वाले टॉपिक पे हैं, तो एडमिशन वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ये टॉपिक है, सेक्शन 17 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप सेक्शन 17 को टिक लगाएं तो सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछता है एडमिशन के अंदर। तो एडमिशन की आपके पास जोन सी भी रेफरेंस बुक है उससे अच्छे से पढ़िएगा।
सेक्शन 17 18 भी इंपॉर्टेंट है, 18 जैसे 17 इंपॉर्टेंट है वैसे ही 18 इंपॉर्टेंट है, 18 19 20 21 ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो पूरा ही टॉपिक 22 से लेके 30 तक 31 तक आप लगा सकते हैं कि मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने पढ़ना है। इसके अलावा जैसे अब आपसे पूछ लेगा सेक्शन 25 के अंदर कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव, कि अगर कोई कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने होती है तो उसकी क्या रेलिवेंसी है, क्या उसको प्रूव करने की ज़रूरत है, नहीं है। फिर अगर मान लीजिए जो उसने अब स्टेटमेंट दी पुलिस के सामने, उसके बाद अगर कोई रिकवरी हो जाती है तो फिर उसकी क्या रेलिवेंसी बन जाती है। तो इस तरीके से आपको ये सेक्शंस जानने ज़रूरी है सेक्शन 31 तक। तो एडमिशन वाला जो टॉपिक है वो पूरा इंपॉर्टेंट है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें भी जो सेक्शन 17 18 19 20 21 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब कन्फेशन और एडमिशन इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है इन सेक्शंस में, कन्फेशन क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए। और सेक्शन 22 से 31 मतलब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए अच्छे से। इतना नहीं पूछेगा जितना 17 18 19 20 21 पूछेगा, तो आप लगा सकते हैं उससे कंपैरिजन में थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो एडमिशन का जो चैप्टर है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने देख लिया सेक्शन 31 तक। अब हम आते हैं सेक्शन स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। इसके अंदर सेक्शन 32 से लेके कितने तक है, 33 तक है। तो सेक्शन 32 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 32 में जैसे डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पूछेगा या इस तरीके के जितने क्वेश्चन है वो पूछता है। तो सेक्शन 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइंग डिक्लेरेशन अक्सर पूछता है, बहुत बारी पूछता है, कई बार आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में मिल जाएगा। तो सेक्शन 32 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 33 ठीक है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद सेक्शन 34 35 36 37 38 39 ये जो है इसके अंदर जैसे स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपसे मेंस में भी पूछ रहे हैं तो आप 4-5 लाइनें लिख पाओ, इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। जिसके अंदर जैसे एक तो 35 और 39 ये थोड़े बहुत सेक्शंस है, ये आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप भी पता चल जाएगा जब प्रीवियस के पेपर देखोगे। तो ये जो सेक्शन 33 से 39 है ये ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेक्शन 40 41 42 43 44 ये भी जैसे अभी हमने देखे वैसे ही है, इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी 4-5 लाइनें आप लिख पाओ मेंस में, इतना आना चाहिए। फिर सेक्शन 45 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले के सेक्शन इंपॉर्टेंट थे, जैसे 6 7 8 थे वैसे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स ओपिनियन के बारे में बोलते हैं, तो एक्सपर्ट्स ओपिनियन आपको बहुत सारी जगह पे यूज़ होगा, आपसे अलग से भी पूछेगा, आप जजमेंट राइटिंग करोगे उसके अंदर भी पूछेगा, अगर आपके सिलेबस में जजमेंट राइटिंग आती है तो। ऐसी 46 फिर जो इसके आगे के सेक्शन है 46 47 47A 48 49 50 जिसके अंदर ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट, तो ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मतलब आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए और आप 4-5 लाइनें लिख पाए उतना काफ़ी। लेकिन जैसे 45 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ना सेक्शन 45 को। फिर SC 52 53 54 55 ये बताता है कि जो एक व्यक्ति का करेक्टर होता है वो कब रेलिवेंट बन जाता है, सिविल केसेस में कब बनता है, कितना रेलिवेंट होता है, क्रिमिनल केसेस में कितना रेलिवेंट होता है, वो सारी चीज़ें पूछता है। तो इसके अंदर भी आपको वैसे ही पढ़ना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अगर आपसे मेन में आए तो आप 4-5 लाइन लिख सकें और आपको उसके बारे में पता हो, आपको उसका कंसेप्ट पता हो कि इसके अंदर है क्या, इतना काफ़ी है। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप जैसे सेक्शन 45 पढ़ेंगे या 6 7 8 पढ़ेंगे, 9 सेक्शन पढ़ेंगे, 14 सेक्शन पढ़ेंगे, उतना नहीं है इंपॉर्टेंट। उसके बाद फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, तो 56 57 58 ये सेम प्री प्लस मेंस, मतलब कि आप प्री के अंदर इससे पूछेगा और मेंस के अंदर आपको 5-6 लाइनें आती है, उतना काफ़ी है। फिर ऑफ ऑरल एविडेंस 59 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, 59 60 61 62 63 64 65 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 59 से लेके 65 तक, इससे मेंस में पूछेगा तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए इसके बारे में। मतलब जो भी रेफरेंस बुक है उससे अच्छे से पढ़िए। बाकी जितने सेक्शंस हैं, मतलब देखिए एक क्या होता है प्री का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब आपको जो सेक्शन है उसके जो मेन वर्ड्स होते हैं वो पता हो, और साथ साथ आपके पास जो भी रेफरेंस बुक आपने एक बार रीड कर रखी हो तो आप मेंस के अंदर भी लिख पाएंगे और प्री में भी लिख पाएंगे। लेकिन जैसे कुछ सेक्शन जैसे मैंने 59 60 बताए या 61 62 ये बताए, ये जो है आपको पूरे अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए और कई बार इसको रिवाइज करना है ताकि आपके कोई भी जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं, कोई भी जो चीज़ है वो छूट ना जाए। जैसे 61 है प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं छूटना चाहिए, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस किस तरीके से करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आनी चाहिए। फिर सेक्शन 65A 65B, वैसे तो अगर आप प्रैक्टिस के अंदर देखेंगे तो 65A जैसे बहुत यूज़ होता है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और मीन्स अगर मैं बोल रहा हूँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मतलब अगर मीन्स में आता है तो आप 5-6 लाइनें लिख सके, इतना काफ़ी होता है। ऐसे ही आप पूरे सेक्शन 66, 67, 67A, 68, 73A तक जो है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 73A तक। फिर जो 74 सेक्शन है, 75 सेक्शन है, ये दोनों जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या होता है पूछता है। प्री के अंदर पूछ लेगा कुछ एग्जाम्पल देके कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, पब्लिक है, प्राइवेट है, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिटेल में बहुत सारा पता होना चाहिए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, और मेंस में इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट में। फिर 76 से लेके आगे जितने सेक्शंस है इसके अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो टॉपिक के अंदर आते हैं, 76 से लेके 90A तक, ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको मेन पता होना चाहिए क्या है, और आप मेंस के एग्जाम में 4-5 लाइनें लिख पाओ, 6-7 लाइनें लिख पाओ, इतना काफ़ी है। मतलब आपको पता हो इसके अंदर क्या है, प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स, ये सारी प्रिजम्पशंस दी गई हैं। उसके बाद ये जो सेक्शन है 91 और 92 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर हमें बताया गया एफिडेविट इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रांट्स एंड अदर डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट और ऑरल एग्रीमेंट। सेक्शन 92 में एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट। तो ये जो दोनों सेक्शंस हैं 91 और 92, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसमें से बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर। 93, 94 भी आप मेंस के हिसाब से ले सकते हो, आपको ये दोनों ये सेक्शंस भी आने चाहिए। उसके अलावा फिर 95, 96 से लेके 100 तक जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, मतलब कि प्री प्लस मेंस की आपको मेंस के अंदर आए तो 5-6 लाइनें लिख पाओ, और प्री के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर आए तो बर्डन ऑफ प्रूफ वाला जो चैप्टर है 101 से लेके सेक्शन 114A तक जाता है, जिसके अंदर सेक्शन 101 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 102 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 103, 4, 5, 6 ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 107, 108 प्री प्लस मेंस के हिसाब से, मतलब कि प्री में आपको अच्छे से आना चाहिए और मेंस के अंदर आप 5-6 लाइनें लिख पाओ। उसके बाद 108, 109, 110, 111 ये सब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिर 111A भी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। 112 जो है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। 113 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, 113A ये इंपॉर्टेंट है, 113B इंपॉर्टेंट है, 114 और 114A ये सब जो सेक्शन है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 113A से लेकर 114A, जिसके अंदर प्रिजम्पशंस दे रखी हैं, जैसे कि प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन अगर सुसाइड कर लेती है तो उसके रिगार्डिंग जैसे प्रिजम्पशन दे रखी है, डाउरी डेथ की प्रिजम्पशन दे रखी है। सेक्शन 114A के अंदर रेप के बारे में प्रिजम्पशन दे रखी है, उनकी जो कंसर्न वगैरह होती है उसके बारे में। तो ये सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो 101 से लेकर 114A तक आओगे तो 101 to 106 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 113A से लेकर 114A बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप प्री प्लस मेन के हिसाब से पढ़ सकते हो। फिर अगर एस्टॉपल के ऊपर है तो एस्टॉपल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, जिसके बारे में वो एग्जाम में पूछता है और जजमेंट राइटिंग में भी यूज़ होता है। इसके अंदर आपको एग्जांपल्स भी आने चाहिए। तो 115, 116, 117, जिसके अंदर 115 जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम आए विटनेसेस का जो टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर 9 से, इसके अंदर 118, 119, 20, 121 ये जो सेक्शन है ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री में आप अच्छे से आंसर दे पाएँ और मेंस के अंदर आप 5-6 लाइनें लिख सकें, इतना हो कि हु में टेस्टिफाई, डम विटनेस कौन होता है, किस तरीके से वो विटनेस देता है, किस तरीके से वो हाथों से विटनेस दे सकता है, इशारे करके विटनेस दे सकता है, लिख के विटनेस दे सकता है। पार्टीज टू सिविल सूट एंड देयर वाइफ्स और हस्बैंड्स, हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ पर्सन अंडर क्रिमिनल ट्रायल, जजेस एंड मजिस्ट्रेट किस तरीके से उनके विटनेस होते हैं या क्या हो सकते हैं नहीं हो सकते उसके बारे में अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो। फिर 122 से लेके 132 ये सभी सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 122 से लेके सेक्शन 132, जिसके अंदर दिया गया कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज कि अगर शादी के दौरान हस्बैंड वाइफ हस्बैंड में कोई भी कम्युनिकेशन होती है तो उसके रिगार्डिंग कैसे क्या उनको उन कम्युनिकेशंस को विटनेस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है या नहीं यूज़ किया जा सकता उसके बारे में बताया गया है। ऐसी एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है अगर कोई तो क्या वो डिस्क्लोज की जा सकती है, उसको विटनेस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है तो कब यूज़ किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सेक्शन 126 अप्लाई टू इंटरप्रिटेटर्स एक्सेट्रा, जैसे अब एडवोकेट को आगे कोई बात बता रहा है तो वो क्या बात कोर्ट के सामने बताई जा सकती है, अगर बताई जा सकती है तो कब बताई जा सकती है, क्या उसको विटनेस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, तो ये सारी बातें 132 तक इंपॉर्टेंट है। ऐसी 133, 134 ये दोनों सेक्शंस में से सेक्शन 133 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कंप्लाइज के बारे में बता रहा है, जिसके अंदर जैसे दो लोग मिलकर क्राइम करते हैं तो एक जो है वो दूसरे के अगेंस्ट विटनेस दे देता है जिसको गवर्नमेंट गवाह बोल देते हैं,
जो CRPC के अंदर भी आता है 307 वगैरह में, तो वो जो है सेक्शन 133 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के ऊपर आया जो कि चैप्टर 10 है, जो कि आखिरी चैप्टर है। ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अंदर भी कुछ सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेक्शन 137 जो एग्जामिनेशन के बारे में बताता है कि कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। सेक्शन 137 के बाद 138 की क्या ऑर्डर होगा इनके एग्जामिनेशन का। फिर 141 लीडिंग क्वेश्चंस क्या होंगे, लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या होगा, वो लीडिंग क्वेश्चंस कब नहीं पूछे जाने चाहिए और कब पूछे जाने चाहिए, 142 143। उसके बाद सेक्शन 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, सेक्शन 145 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेक्शन 149 इंपॉर्टेंट है जो बताता है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, कि अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड है तभी वो क्वेश्चंस पूछोगे, अदरवाइज आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। उसके बाद आपका सेक्शन 154 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ऑन विटनेस, कि कब पार्टी अपने खुद के विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकती है, जिसके अंदर हॉस्टाइल विटनेस की बात आती है, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए इसके अंदर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के अंदर, सेक्शन 154। उसके बाद 154 के बाद सेक्शन 159 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में बता रखा है कि कब आप अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं, कब आप उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा देख सकते हैं। व्हेन विटनेस में यूज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी, की कब विटनेस जो है अपनी मेमोरी फ्रेश कर सकती है उन डॉक्यूमेंट्स को देख के, तो ये 166 तक आता है। उसके बाद 11 जो चैप्टर है जिसके अंदर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस 167, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सारे सेक्शंस हैं हमने देखे कि कौन से सेक्शन मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और जब जिसके अंदर मैंने ऐसा बोला कि मेंस प्लस प्री मतलब कि आपको डायरेक्ट अच्छे से पता होना चाहिए और उसके अंदर 5-6 लाइनें लिख पाए। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो हमें आना चाहिए। इसके अलावा ये जो सेक्शंस हैं आपको, जैसे अगर कुछ सेक्शन छोड़े भी हैं तो वो सेक्शन आपने पढ़ने हैं, आपको उसके मेन जो वर्ड्स हैं वो पता होना चाहिए। कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होता जिसके अंदर आपको जिस पूरे सेक्शन को याद करना हो वर्ड टू वर्ड, किसी भी, चाहे वो जितना भी इंपॉर्टेंट है। मेन बात होती है कि आपको उसके मेन वर्ड्स पता होने चाहिए और आप उसका जो क्रक्स है, मतलब कि आप जो मेन पॉइंट्स है वो जानते हो और मेन वर्ड्स जो है वो यूज़ कर पाएँ, जिससे कि एग्जामिनर मतलब जो आपको पेपर चेक कर रहा है उसको ये पता चले कि आपको ये सेक्शन अच्छे से पता है। मेन पर्पस ये होता है। तो ये जो सेक्शंस मैंने बताया ये मेंस प्लस प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए मैंने अलग से बताया और प्री मैंने साथ में बता दिया कि प्री प्लस मेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनको एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस जानने हो, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा CRPC, CPC, IPC जितने भी हमारे दूसरे सेक्शंस हैं, मेजर सेक्शन, माइनर सेक्शन, उनके भी हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस देख रहे हैं कि कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उन सेक्शंस को भी आप चेक कर सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही।